देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है आज सुबह 11 बजे शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देवी डोली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। जी 342 नेहरू कॉलोनी देहरादून गांधी पार्क में ये कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोभा यात्रा कार्यक्रम जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। समय अगर हम बात करें तो 11 बजे शोभा यात्रा शुभारंभ होगी और ऐसे में शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा है ये, और ऐसे में कई लोग इसमें शामिल होंगे। जी 342 नेहरू कॉलोनी देहरादून गांधी पार्क में ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ये कार्यक्रम और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा और सुबह की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराज का ये कार्यक्रम जिसमें जी 342 नेहरू कॉलोनी गांधी पार्क स्थित ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम में पहुंचेंगे और समय अगर बता दें तो सुबह 11 बजे शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम होगा जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मां धारी देवी और श्री नागराजा के लिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीधे तौर पर वहां पहुंचकर शुभारंभ किया जाएगा। उन्हीं के हाथों होना है। मां धारी देवी और श्री नागराजा मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज शुभारंभ में पहुंचेंगे, शुभारंभ में शिरकत करेंगे। 11 बजे वो समय रहेगा, सुबह के 11 बजे शोभा यात्रा में शामिल होंगे। मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा डोली के इस शुभारंभ कार्यक्रम में अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से आज ये कार्यक्रम प्रस्तावित है सीएम पुष्कर सिंह धामी का 11 बजे शोभा यात्रा में शुभारंभ के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री का काफी व्यस्त शेड्यूल है। वो अलग अलग कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज यूं तो रविवार का दिन है पर मुख्यमंत्री की व्यस्तता पूर्व की तरह ही रहेगी। आज वो कई राजधानी के कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री आज कई लोगों से मुलाकात के साथ साथ जो हमारी जानकारी है वो भूस्खलन जोशीमठ के मसले पर अफसरों के साथ एक चर्चा भी कर सकते हैं कैंप कार्यालय में, अपने आवास में, और शुरू हुई कार्रवाई और डेंजर जोन से जिन लोगों को हटाया जा रहा है उस बाबत जानकारी भी ले सकते हैं। सुदीप, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में और क्या कुछ दिशा निर्देश जोशीमठ को लेकर भी और शोभा यात्रा में किस तरह से लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, शोभा यात्रा एक धार्मिक कार्यक्रम होता है और मुख्यमंत्री शुभारंभ के तौर पर इसमें जा रहे हैं, लेकिन जहां तक आपने जोशीमठ का जिक्र किया तो जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है और आज भी अफसरों से कल निर्देश दिए जाने के बाद आज की हुई कार्रवाई को लेकर जानकारी ले सकते हैं कि आखिर आगे कार्रवाई कितनी बड़ी, कितने लोगों को धीरे धीरे शिफ्ट करा है, किस स्थान का चयन हो रहा है जहाँ सेफ प्लेस या यूं कहें पुनर्वासित करने के लिए स्थान डेवलप किया जाएगा। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
वहीं देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में कई जगह जमीन धंस रही है, जिसके चलते सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। साथ ही मंजर ऐसे होते जा रहे हैं कि घर के घर कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग इन दरारों से बुरी तरह से सहमे हुए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जोशीमठ जाकर जमीनी तौर पर हकीकत को देखा। हमारी ये खास रिपोर्ट आप भी देखिए। दरार, दर्द और दहशत। जोशीमठ में भू धंसाव, धंसता शहर, कुदरत का कहर। कुदरत का कहर, कैसे बचेगा शहर? दरकती जमीन, सहमती जिंदगी। आपदा पुरानी, आज भी वही कहानी। जोशीमठ में दरार, कौन है जिम्मेदार? एक्शन में सीएम धामी कहते हैं कि कुदरत को छेड़ोगे तो कुदरत आपको छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, देवभूमि के जोशीमठ में ये धंसती जमीनें, दरकती दीवारें, लोगों के बीच दहशत, आखिर इसी का तो उदाहरण है, जहां इन दिनों कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में दहशत कायम है कि कब और कहां ये धरती धंसकर पाताल में समा जाए और वो सब कुछ से हाथ धो बैठे। जोशीमठ में कुदरत के कहर के चलते न जाने कितने आशियानों में दरारें आ गईं। लोग अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चलिए कुछ आंकड़े से आपको बताते हैं क्या है जोशीमठ के हालात। अब तक 600 से अधिक मकानों में दरारें आईं। 100 से ज्यादा घर में हालात खतरनाक स्थिति में हैं। 3000 से ज्यादा लोगों के आशियानों पर खतरा है। कई जगहों पर जल रिसाव और मिट्टी का कटाव जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर दरारें आईं। पन बिजली संयंत्र और 4 धाम सड़क सहित चल रही परियोजनाओं पर रोक लगी। जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र और नरसिंह मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ का जमीनी निरीक्षण किया और भू धंसाव प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की जोशीमठ पर पैनी नजर है और वो केंद्र सरकार और पर्यावरणविदों से लगातार संपर्क में हैं। प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है इस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी ज़रूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है। जोशीमठ में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई हैरान है। शहर के दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी कल्पना पहले ही लगाई जा चुकी थी। दरअसल 1976 में गठित मिश्रा आयोग ने इस खतरे के लिए सचेत किया था।
साथ ही पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसे शहर में पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करने और अलकनंदा नदी से भू कटाव की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के सुझाव दिए थे। बहरहाल उससे आंखें मूंद ली गई थी और इसी अनदेखी का नतीजा आज सबके सामने है। कैसे कैसे बिगड़ते गए जोशीमठ के हालात। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने 1976 में ही किया था आगाह। मिश्रा आयोग से कराया गया था जोशीमठ का सर्वेक्षण। जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया। मोरेन मतलब ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी। इस पर बसावट को अति संवेदनशील माना गया। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया। यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। जोशीमठ में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हो गई। जोशीमठ में अक्टूबर 2021 में अचानक जमीन धंसने की घटना देखने को मिली थी। भू धंसाव से धरती फट रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके, उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई गवर्नमेंट के स्तर से वहाँ डिप्यूट किया जाना चाहिए, जो केवल इस रेस्क्यू के लिए किया जाए और उसके कोऑर्डिनेशन में सारे विभागों और तत्काल लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। बहरहाल इन सब के बीच लोगों के मन में बस यही सवाल है, आखिर ये धरती क्यों धंस रही है? उनके पाई पाई जोड़े गए पैसे से बने आशियाने आज तितर बितर हो रहे हैं। दरारों ने दिल के दर्द को गहरा कर दिया है। सामने पुनर्वास का संकट भी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां आज विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचकर गंगा में मां हीराबेन की अस्थियां विसर्जित की। और आपको बता दें कि हरिद्वार में वीआईपी घाट पर बिल्कुल साधारण तरीके से संपन्न हुआ अस्थि विसर्जन का ये पूरा कार्यक्रम और वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ गंगा में अस्थियां प्रभावित की गई। बता दें कि पीएम मोदी की मां का निधन 31 दिसंबर को अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ था। वहीं डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में जनपद रुद्रप्रयाग को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिलाधिकारी उखीमठ जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 में सिल्वर मेडल का पुरस्कार जीता है। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। ऐसे में यात्रा मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा पानी की बोतलों, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करने के बाद उसका उचित निस्तारण बड़ी चुनौती है। रिसाइकल संस्था के साथ मिलकर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ यात्रा मार्ग और दूसरे चरण में चोपता, तुंगनाथ और देवरियाताल मार्ग पर क्यूआर कोड व्यवस्था को लागू किया गया। इस साल पानी की बोतलों और क्यूआर लगाने से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जबकि बाद में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर भी इसे लागू किया गया। वहीं लक्सर क्षेत्र में गन्ना पेराई सत्र सीजन के दौरान क्षेत्र की सड़कों पर लगातार गन्ने से लदे हुए ओवरलोडेड वाहन दौड़ रहे हैं। बता दें कि बेखौफ होकर संचालित हो रहे इन ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अब लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है, जिनमें कोई शुगर मिल प्रबंधन और उसके इंतजाम के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है, तो कोई पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने को तैयार है।
जो हमारे नगर की स्थिति है इस समय बड़ी विचारणीय स्थिति है और इस विषय में कई बार हमने माननीय उप जिलाधिकारी लक्सर को भी अवगत कराया है कि जो लगातार ओवरलोडिंग वाहन रोड पर घूम रहे हैं और उधर बच्चों का स्कूल का समय हो जाता है सुबह ही, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। गन्ने के वाहन नहीं, अन्य अन्य चीजों के वाहन भी ओवरलोडेड चल रहे हैं और मैं तो प्रशासन से भी यही अनुरोध करूंगा कि जो भी ओवरलोड वाहन है जिससे भी एक दुर्घटना होने के चांसेस ऐसे बनते हैं कि बच्चे भी जा रहे हैं, बंद कर दिया, उसका चालान कर दिया। क्या आरटीओ साहब को जितने वाहन घूम रहे थे, लोड चल रहे हैं, खनन चल रहे हैं, बिना जितने भी गन्ने को चल रहे हैं सब बिना पेपर के, शुद्ध गारंटी है, बिना पेपर के वाहन चल रहे हैं। जो हमारे नगर की स्थिति है इस समय बड़ी आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने डीएम पौड़ी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के खिलाफ कोर्ट में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित साजवान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। फिलहाल जनहित में अंकिता केस की निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं, लेकिन वे शासकीय अधिवक्ता दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। ये पता चला कि जो पुलकित आर्य के जो हियरिंग जो वकील साहब कर रहे हैं वो एक सरकारी वकील हैं, जबकि न्याय स्तर पे एक सरकारी वकील मुझे मिलना चाहिए था, न कि उनको मिलना चाहिए था। और उनकी हियरिंग कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्पदीप था, उनको ये फंसाने के चक्कर में इनके बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं धामी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस दिन आप मेरे घर पे आए थे और आपने कहा था कि फास्ट ट्रैक के तहत इनको आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये पता चला कि उत्तराखंड सरकार ने एसडीआरएफ के लोगों को जोशीमठ में तैनात किया है। वहीं एसडीआरएफ आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने कहा कि एसडीआरएफ के करीब 50 जवानों को पहले दल के तौर पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आसपास की 4 पोस्ट पर भी एसडीआरएफ के जवानों को तैनाती मिली है और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईजी एसडीआरएफ ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर सभी जवान राहत और बचाव कार्य में जुट जाएंगे। तो जोशीमठ में करीब 150 एसडीआरएफ के जवान किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। चालीस से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड है वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हमारी जोशीमठ के आसपास जो 4-5 पोस्ट हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगभग 100 लोग उन पोस्ट पर भी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली उन पोस्ट से हम रीइंफोर्स कर सकें। देखिए, कंट्रोल रूम जो हमारा एसडीआरएफ का है वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर में स्थापित है। हमारी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर में भी जवानों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। कभी भी ज़रूरत पड़ती है इमीडिएट कॉल पे अवेलेबल रहें। वहाँ वे प्रदेश भर के लोक कलाकार सरकार से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। लोक कलाकार संघ ने अल्मोड़ा में पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के सूचना और लोक संपर्क विभाग में 100 से अधिक सांस्कृतिक दलों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, जिसमें करीब 1500 परिवारों की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यदि सरकार 26 जनवरी तक लोक कलाकारों की मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो पूरे देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार मौखिक तौर पे, लिखित तौर पर और महानिदेशक को लिखित तौर पर दे चुके हैं, मगर उस पर उनके अभी नींद नहीं खुली है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई 26 तारीख तक बंद किया जाए। जो नए दल उनका ऑडिशन होने चाहिए। अगर आप ऑडिशन पुराने दलों का भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको यथाशीघ्र ऑडिशन करें, विज्ञप्ति निकालें। कम से कम 100 दल है, 1500। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राणा को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो किसी भी सरकार को ठीक तरीके से चलने में महत्वपूर्ण साबित होता है। मीडिया और सरकार के बीच इस तरह के समारोह लगातार आयोजित होने चाहिए ताकि दोनों के बीच समन्वय बैठा जा सके।
इस दौरान प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राणा ने प्रेस क्लब में भवन निर्माण के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जा चुका है और जल्द ही पत्रकारों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और जो हमारा संकल्प है विकल्प रही संकल्प, वो विकल्प रही संकल्प उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से, तो वो सब भी इस दिशा में सरकार का, उत्तराखंड की जनता का सबका सहयोग और समन्वय लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुख्यमंत्री ये शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और हमने जो अपना जो उनसे जो मांग की है, जो अपना मांग पत्र दिया है, मुख्य जो है उसमें काम जो है प्रेस क्लब का जो भवन निर्माण होना है कि उसको टूटना, भवन निर्माण होना है। काफ़ी समय से ये जो है लंबित है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो है हमें बिल्कुल आश्वासन के साथ बिल्कुल कहा है कि इस भवन निर्माण जो है, इसकी जो फाइलें हैं ये जल्दी से जल्दी जो है ये टेबलों में न रह के बल्कि जो है आगे बढ़ेंगी और जल्दी जो है इसमें जो नया भवन निर्माण होगा उस पर युद्ध स्तर से जो है उन्होंने काम करने के निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री ये वहीं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्वर्ण जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 50 लाख के इतिहास को लेकर लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें सभी के मन मोह लिया। इसने सभी का मन मोहा और कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य अनुज तायल द्वारा किया गया। 72 में जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे होंगे उस समय उनके द्वारा ये मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद में विभिन्न लोग इसमें अध्यक्ष रहे हैं। बाद में श्री नंद किशोर बंबू जी इसके अध्यक्ष रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रोलर हॉकी के रेफरी भी रहे हैं और खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और आज 2022 में 50 साल इसको पूरे हुए हैं, तो दिसंबर में हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब ये स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, सभी खिलाड़ियों इकट्ठे हैं हमारे इस कार्यक्रम में और अपने अनुभव इसमें साझा कर रहे हैं। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का तो यही प्रयास रहा है लगातार कि मसूरी में जो खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते आ रहे हैं। 5 साल से तो मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ और भाई साहब नंद किशोर बंबू के साथ काम करने का मौका मिला है। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक लंबा इतिहास होने के कारण से मसूरी की एक पहचान मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, चाहे उत्तराखंड का जब पहला गेम स्टेट गेम हुआ मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सौजन्य से हुआ और हम लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। और जहाँ तक गतिविधियों के यहाँ से एक बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। मैं खिलाड़ियों की बात करना चाहता हूँ कि खिलाड़ियों की जो समस्या है वो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो समस्या है क्या, जिसमें 33 लाख रुपए खर्च भी हो चुके हैं और डीएफओ साहब भी सोच रहे हैं कि भाई इस काम को जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। विधायक जी भी समझ रहे हैं कि इस काम को जल्दी, मगर अड़चन कहाँ आ रही है हमारी समस्या। तो देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।